हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी जा रही हो। इस वीडियो में आज हम आज के थोड़े करंट अफेयर्स देखेंगे। तो पहला है सीडीएस अपॉइंटमेंट डिले। तो उससे पहले देखते हैं कि सीडीएस क्या है, कब बना था। तो 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स दोनों गवर्नमेंट ने क्रिएट किए थे। डीएमएस फिफ्थ डिपार्टमेंट बना अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री। तो बाकी के 4 डिपार्टमेंट कौन से हैं? डिफेंस सेक्शन है, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्शन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन और रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल वेलफेयर सेक्शन है। सो जो ये डिफेंस सेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस सेक्शन है। इट इज द नर्व सेंटर ऑफ द होल डिपार्टमेंट। और वहाँ पे सारी जो आर्म फोर्सेस है और जो पॉलिसी मेकिंग एंड प्रोक्योरमेंट, ये सब के डिसीजंस लिए जाते हैं। और हर एक आर्म फोर्सेस के हम जानते ही है कि चीफ है। और ये जो CDS है वो है ना, ट्राई मिनिस्ट्री के लिए एडवाइसेस देते थे। और जो भी चीफ्स है वो इंडिविजुअल जो आर्म फोर्सेस है हमारी, सपोज आर्मी ले लिया, नेवी ले लिया, एयरफोर्स ले लिया, वो इंडिविजुअल सर्विस रिलेटेड सजेशन देते थे। वेरेज जो ये जनरल बिपिन रावत जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, वो जो तीनों सर्विसेज से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है, जो भी सजेशंस है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री को देते थे। तो जैन में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। मैंडेट ये था कि जॉइंटनेस लाएंगे ट्राई सर्विसेज में, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ये उनका मेन मैंडेट था। और डीएमए का ये मैंडेट था कि प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग और स्टाफिंग जो तीनों सर्विसेज की है, फिर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिलिट्री कमांड्स, ये डीएमए का मैंडेट था। पर प्रॉब्लम क्या हो गया है कि कोई भी रेलेवेंस ऑफ स्टेटस नहीं है, बहुत ही ज्यादा ओवर एम्बिशियस पोस्ट थी और कोई ऑपरेशनल रोल नहीं है, क्योंकि उसका ऑपरेशन थिएटर कमांड्स के अपॉइंटमेंट के बाद ही होना था, जो अपॉइंटमेंट की नहीं गई। सो करेंटली ये पोस्ट वैकेंट है बिकॉज जनरल बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी वाइफ के साथ डेथ हो गई थी। तो उसके बाद अभी डिले हो गई है अपॉइंटमेंट में, बिकॉज गवर्नमेंट अब सोच रही है कि ये पोस्ट की अब रिक्वायरमेंट है, क्या चेंजेस किया जाए, बिकॉज जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो सीडीएस का रोल क्या था? इट वाज अ ड्यूअल हैटेड रोल। वो चेयरमैन रहेगा चीफ स्टाफ कमिटी का एंड एज अ सेक्रेटरी ऑफ डीएमए, or also a principal advisor on tri services, but again not on the individual services, जहाँ पे जो chief of every service वो main head है। तो ये था सब CDS के बारे में। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये न्यूज में काफी आ रहा है, तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेलेवेंस क्या है CDS का, क्या उसे ऑल टुगेदर निकाल देना चाहिए, या फिर सजेशंस दीजिए कि उसको हम कैसे और बेहतर बना सकें। नेक्स्ट देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का अमेंडमेंट के बारे में। तो इसमें रीसेंट कंटेक्स्ट क्या है? एक PIL फाइल किया है चैलेंजिंग द अमेंडमेंट। So in 2019, JJ Act was amended and offences were restructured. So कुछ जो offences थे related to the child, so JJ Act basically क्या करता है, जो child related offences है वो उसमें deal किए जाते हैं। तो non cognizable बना दिए गए थे कुछ offences को, such as sale and procurement of children, begging, exploitation, smuggling, trafficking, narcotics and cruelty upon the children by the child care institutions. Child care institutions वो है जहाँ पे जो चिल्ड्रन अडॉप्शन के लिए रखे गए हो या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट में है उन्हें रखा जाता है, तो वो गवर्नमेंट रिलेटेड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वहाँ पे उन पे क्रूएल्टी हो रही। तो ये सारे क्राइम्स, ये कुछ क्राइम्स है जो नॉन कॉग्निजेबल बनाए गए थे। तो PIL फाइल कर दी है दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स ने इन द सुप्रीम कोर्ट, प्लीडिंग दैट ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो वॉयलेटिव है आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट से क्या हुआ? जो भी क्राइम्स थे वो रिपोर्ट करना डिफिकल्ट हो गया। कैसे? तो उसके लिए पहले समझते हैं नॉन कॉग्निजेबल क्या है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस CRPC में डिफाइन होता है। CRPC इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये सारा जो हमारे क्रिमिनल सिस्टम की जो प्रोसीजर लॉज है वो CRPC में कवर्ड होते हैं, और जो क्राइम है, क्राइम की डेफिनेशन है, इम्प्रिजनमेंट कितना होना चाहिए, ये सब इंडियन पीनल कोड में कवर होता है। सो वी हैव 2 लॉज फॉर द क्रिमिनल लॉ, Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure.
So section 2 clause 1 of CRPC defines the non-cognizable offense. It refers to an offense जिसमें police officer FIR file नहीं कर सकता और arrest नहीं कर सकता without warrant. So without warrant means he has to obtain a warrant and who issues it, the court. So court की permission लेनी पड़ती है, उनको warrant मिलता है and then only police officer can arrest the accused person. ये जनरली वो ऑफेंसेस होते हैं जो उतने सीरियस नहीं माने जाते हैं। तो ये अमेंडमेंट से क्या हुआ, कुछ जो ऑफेंसेस है वो डाउनग्रेड कर दिए, मतलब वो अब उतने सीरियस नहीं मानते हैं जिन्होंने ये अमेंडमेंट किया है एंड ग्रेविटी उसकी कम कर दी है और उसमें तुरंत से अरेस्ट नहीं हो सकता। इट विल डिले द अरेस्टिंग प्रोसीजर एंड ऑल्सो मेक रिपोर्टिंग क्राइम वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन चैलेंज। और दूसरा जो इश्यू है वो ये है कि ये जो ऑफेंसेस है ना वो स्टिल नॉन बेलेबल है, मतलब उनमें बेल नहीं मिल सकती, मतलब दे आर ग्रेव इनफ टू बी नॉन बेलेबल बट नॉट ग्रेव इनफ टू बी कॉग्निजेबल। So that is the main point of PIL, and also it is against the welfare of the children. Now let's quickly see Article 14 and 21 of the Indian Constitution. So Article 14 is equality before law. तो स्टेट्स को कोई भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ डिनाई नहीं कर सकता या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं कर सकता। सो यहाँ पे PIL सेज कि these amendments goes against the equality principle and childs are not being treated equally. Also Article 21 protection of life and personal liberty. So यहाँ पे जो भी victims है जो under the JJ Act उसमें उनकी personal liberty and protection of life के against ये amendments जा रहे हैं। सो ये था JJ एक्ट के बारे में। आप जरूर से समझ लीजिए अच्छे से कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि पूरा PIL क्यों फाइल किया गया है। लास्ट हम टॉपिक ले रहे हैं UAE के प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट का। सो रूलर्स ने एक एनोनिमसली एक अपॉइंटमेंट किया है अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयन का एज UAE प्रेसिडेंट। पूरी दुनिया ने उनको अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट किया है, देयर इज नो कंट्रोवर्सी। एंड ये अपॉइंटमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि जो उनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 73। So this is only the third time there has been power shift in UAE after it became an independent nation in 1971. So it's important to know about कि UAE का लोकेशन क्या है, आजू बाजू की नेबरिंग कंट्रीज क्या है, उसका कैपिटल क्या है। सो हियर इट इज, पहले तो सिर्फ UAE का, सराउंडिंग में इट इज सऊदी अरेबिया एंड ओमान आर द नेबरिंग कंट्रीज, और पर्शियन गुल्फ यहाँ पे है, उसका कैपिटल है अबू धाबी। और अगर बिगर पिक्चर देखें तो सामने ईरान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, इसमें पोर्ट रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर इराक है, कुवैत है एंड कतार है। सो ये सारे उसके surrounding countries hai. So it is very important to know about them. It can be asked in prelims exam. So I hope you enjoyed today's session. अगर आपको कुछ queries हो तो comment box में लिखिए। अगर आप हम चाहते हैं कि हम कोई particular topic पे वीडियो बनाए तो वो भी आप comment section में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।